गुड मॉर्निंग बच्चों। आज के हमारे इस थर्मोडायनेमिक्स के 11th लेक्चर में हम पढ़ने वाले स्पॉन्टेनियस रिएक्शन के बारे में। ठीक है बच्चों, तो स्पॉन्टेनियस रिएक्शन के बारे में वैसे मैंने लास्ट लेक्चर में आपको कुछ आइडिया दिया था। देखो बच्चों, स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होती क्या है। स्पॉन्टेनियस रिएक्शन मींस वो रिएक्शन होती है जब अपने ओन बेसिस पे होती है। आपको आप होने वाली रिएक्शन को हम बोलते हैं स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। अपने ओन बेसिस पे होती है बच्चों ये रिएक्शन। अब देखो इस रिएक्शन में जैसे कि देखा जाए तो कुछ चेंजेस होते ही होंगे ऑब्वियसली। एंथैल्पी का चेंज होता होगा या फिर एंट्रोपी का चेंज होता होगा। फिलहाल आपको एंट्रोपी नहीं पता, लेकिन मैं समझा दूंगा एंट्रोपी मींस क्या होता है। चलो ठीक ठीक है, देखेंगे हम कुछ स्पॉन्टेनियस रिएक्शन के एग्जांपल। तो एग्जाम्पल की अगर मैं बात करूं तो जैसे चाय ठंडी होना ऑटोमेटिक होती है, बर्फ का पिघलना ये स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है। ठीक है बच्चों, तो जब स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होती है तो उस टाइम पे एंथैल्पी चेंज होती है क्या, या एंथैल्पी चेंज होती है तो एंडोथर्मिक होती है या एक्सोथर्मिक होती है। तो देखो बच्चों, इस टॉपिक के ऊपर कुछ बातें दी हुई है। सबसे पहली बात, स्पॉन्टेनियस रिएक्शन मींस वो होती है जो ऑटोमेटिक रिएक्शन होती है। ऑटोमेटिक रिएक्शन होती है और ऑन इट्स ओन, बराबर है, अपनी बेसिस पे होती है, इसको स्पॉन्टेनियस रिएक्शन बोलते हैं। लेकिन इसकी डेफिनेशन सिर्फ हमारे काम की है, बाकी इसके रिलेटेड जो भी टॉपिक दिया हुआ है फिलहाल कोई काम का नहीं है, सिर्फ वो एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है। ऐसा ही एक टॉपिक दिया हुआ है तुम्हारी बुक में, एनर्जी एंड स्पॉन्टेनिटी। क्या दिया हुआ है बेटा? एनर्जी एंड स्पॉन्टेनिटी। ठीक है, एनर्जी एंड स्पॉन्टेनिटी। तो एनर्जी एंड स्पॉन्टेनिटी ये टॉपिक दिया है। इस ये टॉपिक में बताने का क्या मतलब है, ये टॉपिक देने का मतलब क्या है। इसका मतलब है कि अगर स्पॉन्टेनियस रिएक्शन कोई होती है तो उसके पीछे रीजन ढूंढा है इन्होंने। रीजन, तो जो रीजन है वो रीजन एनर्जी में दिया हुआ है क्या। तो इन्होंने ढूंढना चाहा कि अगर डेल्टा एच पॉजिटिव रहता है और डेल्टा एच निगेटिव रहता है तो डेल्टा एच पॉजिटिव मीन्स होगी एंडोथर्मिक रिएक्शन और डेल्टा एच निगेटिव इसका मतलब एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है। इन्होंने देखा है, साइंटिस्टों ने जब स्टडी किया था तो उन्होंने पाया कि कुछ रिएक्शन होती है जो एंडोथर्मिक है, जैसे बर्फ का पिघलना एंडोथर्मिक रिएक्शन है लेकिन स्पॉन्टेनियस है, बराबर है। बट कुछ रिएक्शन ऐसी भी है इस दुनिया में जो एक्सोथर्मिक है। जैसे अगर कोई हॉट आयरन को ऑब्जेक्ट हम एटमॉस्फेयर में रख दो तो वो ठंडा होता है, बराबर है कि नहीं है। तो उस टाइम पे क्या होता है, वो ठंडा हो रहा है मीन उसकी हीट बाहर निकल रही है, तो ये एक्सोथर्मिक होगी, ये भी स्पॉन्टेनियस है। यानी इसका मतलब हो गया कि एनर्जी में जब इन्होंने रीजन ढूंढने के चाहा तो इनको कुछ मिला नहीं। इन्होंने पाया कि एंडोथर्मिक रिएक्शन भी स्पॉन्टेनियस होती है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन भी क्या होती है, स्पॉन्टेनियस होती है। तो फिर यहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं है, कुछ हमको मिलने वाला नहीं है। देखो तुम्हारी बुक में भी कुछ ऐसी बात बताई हुई है। एक रिएक्शन दी हुई है, आइस मेल्ट स्पॉन्टेनियसली अबव 0 डिग्री सेल्सियस बाय एब्सॉर्बिंग इट फ्रॉम द सराउंडिंग, इट इज एंडोथर्मिक, दिया है तुम्हारी बुक में, तो एंडोथर्मिक रिएक्शन है। वाइल अगर देखा जाए तो लाइकवाइज NaCl dissolves in water spontaneously विथ एब्जॉर्प्शन ऑफ हीट, ये एंडोथर्मिक हो गई। यहाँ पर एब्जॉर्प्शन हीट हो रहा है, एंडोथर्मिक होगी, ऊपर वाली भी एंडोथर्मिक होगी। और कुछ एग्जाम्पल होता है, देखो द रिएक्शन बिटवीन NaOH एंड HCl इज एक्सोथर्मिक, ये दोनों की ऑटोमेटिक रिएक्शन होती है, HCl NaOH को पास में लेके जाओ। तो यानी यहाँ पर क्या हो रहा है, कुछ ऐसी बातें दी हुई है कि एंडोथर्मिक एक्सोथर्मिक दोनों स्पॉन्टेनियस होती है। यानी इसका मतलब अगर आप रीजन ढूंढ रहे हो एनर्जी में तो आपको कोई रीजन नहीं मिलने वाला है। ठीक है, तो तुम्हारे बुक में यहाँ पर दिया क्या है, बुक में बताया हुआ है कि अगर HCl और NaOH की रिएक्शन होती है और NaCl बनता है तो ये रिएक्शन होती है एक्सोथर्मिक, हीट बाहर लिबरेट होती है। लेकिन अगर आइस मेल्ट होती है, आइस मेल्ट होती है तो ये रिएक्शन होती है एंडोथर्मिक। आइस का मेल्ट होना भी एंडोथर्मिक रिएक्शन है। NaCl को अगर मैं डिसॉल्व करता हूं, NaCl dissolves in water, इट इज ऑल्सो एंडोथर्मिक, बराबर है कि नहीं है। तो इसका मतलब क्या हो गया बच्चों, इसका मतलब ये हुआ कि एक्सोथर्मिक एंडोथर्मिक भी रिएक्शन, दोनों ही टाइप की रिएक्शन स्पॉन्टेनियस हो सकती है। यानी आपको कुछ भी कारण मिला क्या, नहीं। आप ऐसा नहीं बोल सकते कि एंडोथर्मिक रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है, आप ऐसा भी नहीं बोल सकते कि एक्सोथर्मिक स्पॉन्टेनियस है। यानी आप बता ही नहीं सकते एंडोथर्मिक को या एक्सोथर्मिक को, स्पॉन्टेनियस का कोई सेंस ही नहीं है, कुछ रिलेशन ही नहीं है। यानी इसका मतलब एनर्जी एंड स्पॉन्टेनिटी, ये जो टॉपिक दिया हुआ है टॉपिक यही बताने की कोशिश कर रहा है आपको कि देयर इज नो रिलेशन बिटवीन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन एंड एंडोथर्मिक एक्सोथर्मिक। समझ में आ गया बच्चों, ये टॉपिक दिमाग में बैठ गया, क्लियर है।
अब हम देखेंगे एंट्रोपी के बारे में, ठीक है। तो एंट्रोपी क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। स्पॉन्टेनियस रिएक्शन का जो टॉपिक है ना बेटा, ये बहुत सारा थ्योरेटिकल टॉपिक है। और इसमें क्या है ना, आपको बहुत सारा लैंग्वेज यूज किया गया है, बहुत सारा मटेरियल दिया हुआ है, और ये सब देके आपको सिर्फ समझाने की कोशिश किया है कि स्पॉन्टेनियस रिएक्शन क्या होती है। तो आपको भी कुछ वैसा ही दिमाग में रखना है। चलो मैं एंट्रोपी की बात करता हूँ। एंट्रोपी, एंट्रोपी एक नई टर्म आई हुई है, इसको एस से डिनोट करते हैं, ठीक है। एंट्रोपी, एंट्रोपी का मतलब क्या होता है? रैंडमनेस। क्या होता है? रैंडमनेस। और इसको आप डिसऑर्डर भी बोल सकते हो। डिसऑर्डर और रैंडमनेस, ये होते हैं एंट्रोपी, ठीक है। अब देखो एंट्रोपी की कहानी कैसे होती है। जैसे देखो, आइस मेल्ट होके पानी बनता है, तो आइस के जो मॉलिक्यूल्स है वेल ऑर्डर्ड होते हैं, बराबर है ना। आइस के जो ऑर्डर, जैसे देखो यहाँ पर एक एग्जांपल देखा, आइस मेल्ट होके क्या बना? वाटर बना, ठीक है बच्चों। आइस के जो मॉलिक्यूल होते हैं बराबर एक दूसरे के साथ अरेंज होते हैं, कुछ जस्ट लाइक, बराबर है। तो ये मोर ऑर्डर्ड अपन बोलेंगे अपन, ये ज्यादा अच्छे से जमे हुए हैं, यानी मोर ऑर्डर्ड। और जब वाटर बनता है तो इसके मॉलिक्यूल कैसे हो जाते हैं? बिखरे हुए रहते हैं। तो इसको क्या बोलेंगे अपन? डिसऑर्डर्ड। क्या बोलेंगे अपन इसको? डिसऑर्डर्ड। अंडरस्टूड? तो इसका मतलब क्या हो गया कि यहाँ पर एंट्रोपी इंक्रीज हुई। क्या हुई? यहाँ पर एंट्रोपी इंक्रीज हुई। एंट्रोपी का मतलब वही होता है बिखरापना। मैं एक हिंदी में वर्ड यूज करता हूँ, बिखरापना। आपने देखा होगा आपके घर में अगर बहुत सारा सामान इधर उधर बिखरा है, इसका मतलब है कि वहां की एंट्रोपी ज्यादा है। आपने लाइब्रेरी में देखा होगा बुक्स जमी रहती है एक के बकायदा एक सिस्टमेटिकली, तो वो ऑर्डर्ड है, वहां की एंट्रोपी कम है। लेकिन वही बुक्स को जब आप अपने घर में इधर उधर पढ़ के कहीं भी रख देते हो, तो बिखरी हुई रहती है बुक्स, तो वहां पर एंट्रोपी ज्यादा होती है। तो बिखरापना ये जो वर्ड है, जो मैं यूज करता हूँ, सिर्फ मैं ही यूज करता हूँ ये वर्ड, और मैंने कहीं नहीं सुना किसी के मुंह से। तो ये बिखरापना जो वर्ड है, ये दिखाता है एंट्रोपी। यानी जितना ज्यादा बिखरा हुआ रहेगा उतनी ज्यादा एंट्रोपी रही, वो चाहे कोई भी चीज होगी, ठीक है। चाहे वो चेयर्स हो, चाहे वो बुक्स हो, चाहे वो घर का कोई सामान हो, या आपके खिलौने हो, ठीक है। आप तो खिलौने खेलते नहीं होंगे अभी, ठीक है। समझ में आ गया? तो आइस और वाटर की कहानी समझ में आ गई। तो ऐसे ही कुछ एग्जांपल तुम्हारी बुक में दिए हुए देखो। इन सॉलिड स्टेट वाटर मॉलिक्यूल इन आइस आर अरेंज्ड इन अ डेफिनेट ऑर्डर, but when ice melts this highly crystalline arrangement of order molecule collapsed, the molecule become free in liquid state. In order state this tend to become a more disorder. वही बात बताया जो मैंने यहाँ पर लिखा है, ठीक है। तो ये एंट्रोपी समझाने की कोशिश किया है। तो देखो बेटा, जब यहाँ पर एंट्रोपी बढ़ी है, तो चेंज इन एंट्रोपी कैसा हुआ? डेल्टा एस कैसी हुआ? इज ग्रेटर देन जीरो, यानी यू कैन से डेल्टा एस इज पॉजिटिव। क्योंकि बेटा कॉमन सेंस की बात है, यहाँ की एंट्रोपी S1 होंगी, यहाँ की एंट्रोपी S2 होंगी। डेल्टा एस निकालोगे तो S2 माइनस S1 करोगे आप, और जो कि आंसर आएगा पॉजिटिव, क्योंकि S2 की वैल्यू ज्यादा है। समझ में आया? इसीलिए यहाँ पर क्या लिखा है? डेल्टा एस इज ग्रेटर देन जीरो, और यू कैन से डेल्टा एस इज पॉजिटिव। अंडरस्टूड? दिमाग में आई बात? एंट्रोपी, एंट्रोपी बोले तो क्या होता है? बिखरापना। समझ में आया? क्लियर है? यहाँ पर इतनी ही बातें दी हुई है। अब देखो एक और एग्जांपल दिया हुआ है आपको, I2 प्लस एक्वस, यूज I2 एक्वस, यानी एक्चुअली ये दिया है डिसोल्यूशन ऑफ, यानी क्या बोला उसने? डिसोल्यूशन ऑफ I2 इन वाटर, बराबर है कि नहीं है? यानी I2 इन सॉलिड स्टेट, इसको अगर मैं पानी में डाल दूं तो I2 इन एक्वस स्टेट आ गया ये, ठीक है। तो जब पानी में जाएगा तो डिजोल्व हो जाएगा, डिजोल्व हो जाएगा तो क्या होगा बेटा? एंट्रोपी बढ़ेगी। तो यहाँ की एंट्रोपी अपन S1 ले लेते, ये S2 ले लेते, डेल्टा एस इज ग्रेटर देन जीरो, क्योंकि S2 बड़ा है। समझ में आ गया? तो यहाँ पर भी डेल्टा एस कैसा होगा? पॉजिटिव। यानी ये दोनों केसेस में हमने क्या देखा कि एंट्रोपी बढ़ रही है। इससे आइडिया आ गया होगा कि एंट्रोपी क्या होता है। देखो बेटा एक और एग्जांपल बताता हूँ। जैसे कि आपके पास में ले लेते हैं अपन NaCl, नमक का ढेला है, ठीक है। कोई नमक का ढेला है आपके पास में, तो उसकी एंट्रोपी क्या है वो आप गेस करना। अब उस नमक के ढेले को मैंने डाल दिया पानी में, पानी में डालने के बाद उसको पूरा डिसॉल्व कर दिया। अब वहां पर नमक के मॉलिक्यूल गेट सेपरेटेड,
अब आप मुझे बताओ कि जब वो ढेला मेरे हाथ में था नमक का, जब उसकी एंट्रोपी ज्यादा थी कि पानी के अंदर उसकी एंट्रोपी ज्यादा है? आप मुझे बताइए। तो इसका आंसर रहेगा पानी के अंदर उसकी एंट्रोपी ज्यादा है, क्योंकि वहां पर उसके मॉलिक्यूल्स गेट सेपरेटेड, बिखर जाते हैं पूरे। तो जितना ज्यादा रैंडमनेस बढ़ेगी उतना ज्यादा एंट्रोपी बढ़ेगी, कि रैंडमनेस का ही तो नाम एंट्रोपी है। समझ में आया ना? तो इसका मतलब क्या हो गया, इफ मॉलिक्यूल गोस फारदर फ्रॉम ईच अदर देन एंट्रोपी इंक्रीजेस। इफ दे आर जस्ट लाइक ऑर्डर्ड, ऐसे ऑर्डर्ड है तो इनकी एंट्रोपी मिनिमम रहती है, सबसे कम रहती है। समझ में आ गया? तो कोई भी चीजें जितनी ऑर्डर्ड रहेंगी उतनी कम एंट्रोपी, जितनी डिसऑर्डर्ड रहेंगी उतनी ज्यादा एंट्रोपी। तो अब तुम्हारे दिमाग में एंट्रोपी ये जो वर्ड है ये बैठ गया होगा कैसा होता है। ठीक है, एक इमेजिनरी एक नया कंसेप्ट लेके आया हुआ है जिसका नाम है एंट्रोपी, जिसको मैंने वर्ड दिया है, मैंने नाम दिया हिंदी वाला, उसका नाम है बिखरा पना। समझ में आया बच्चों? क्लियर है? बढ़ गई बातें? अब हम देखेंगे आगे की बात। ठीक है बेटा, अब देखो हमारा जो अभी टॉपिक है वो है क्वांटिटेटिव डेफिनेशन ऑफ एंट्रोपी। अब क्वांटिटेटिव डेफिनेशन ऑफ एंट्रोपी का मतलब क्या होता है? किसी की भी क्वांटिटेटिव डेफिनेशन पूछा है मतलब उसके फॉर्मूले की बात कर रहा है, यानी आप एंट्रोपी कैसे निकाल सकते हो ये पूछ रहा है। सबसे पहले मैं आपको एक बात लॉजिकल कंसेप्ट क्लियर कर देता हूँ। चेंज इन एंट्रोपी ही हम निकाल सकते हैं, किसी की एंट्रोपी हम नहीं निकाल सकते। जैसे आई कांट कैलकुलेट S1 or the value of S2, but I can calculate the delta S, change in entropy. मैं डिफरेंस निकाल सकता हूँ एंट्रोपी का, बट मैं पर्टिकुलर इसकी एंट्रोपी नहीं निकाल सकता। इट इज जस्ट लाइक अ एंथैल्पी। जैसे हम H1 H2 नहीं निकाल सकते लेकिन डेल्टा H जरूर निकाल सकते थे। बस उन्हीं कुछ बातों के ऊपर हम डिस्कस करें। देखो बेटा, अगर मेरे पास कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक है, जैसे कि मेरे हिसाब से मेरे पास है 1 लीटर ऑफ वाटर। ठीक है, अब उस 1 लीटर पानी को मैंने क्या किया, दो पार्ट में डिवाइड कर दिया। हाफ लीटर वाटर मैंने बीकर 1 में रखा और हाफ लीटर वाटर मैंने बीकर 2 में रखा, और दोनों वाटर को मैंने हिट किया। लेकिन जो पहले बीकर का वाटर था उसको मैंने 10 मिनट तक हिट किया, और जो दूसरे बीकर का वाटर था उसको मैंने 15 मिनट तक हिट किया। इससे क्या होगा, दोनों में से मैंने सेकंड बीकर के वाटर को ज्यादा हिट प्रोवाइड किया। उसको ज्यादा हिट प्रोवाइड किया तो कॉमन सेंस की बात है उसके मॉलिक्यूल उतने ही ज्यादा दूर दूर हो गए होंगे। मॉलिक्यूल ज्यादा दूर दूर हुए होंगे तो उसकी एंट्रोपी उतनी ज्यादा बड़ी होगी। क्या बोलते हैं, बराबर है कि नहीं? इसका मतलब क्या हुआ कि पहले बीकर का जो वाटर है उसकी एंट्रोपी बढ़ी लेकिन थोड़ी कम बढ़ी, बट दूसरे बीकर का वाटर है उसकी एंट्रोपी ज्यादा बढ़ी। इसका मतलब है वाटर एंट्रोपी चेंज होना ये किसके ऊपर डिपेंड होता है? ये उसके ऊपर डिपेंड होता है कि आपने कितनी हीट प्रोवाइड किया। यानी इसका मतलब हुआ कि डेल्टा एस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द क्यू। क्यू यानी हीट, हीट सप्लाइड। समझ में आ गया? कितना हीट आपने सप्लाई किया। अंडरस्टूड? नाउ नेक्स्ट एक और बात बताता हूं मैं तुमको। अब मेरे पास देखो बच्चों, दो वाटर के बीकर है, बीकर 1 एंड बीकर 2। दोनों बीकर में 1-1 लीटर पानी है, लेकिन पहला जो बीकर है वो है चिल्ड वाटर, और जो दूसरा बीकर है वो है कुनकुना पानी, 50 डिग्री सेल्सियस वाला। पहले बीकर में पानी कैसा है बताओ मुझे? चिल्ड वाटर। चिल्ड समझता है ना, आपको अच्छे से समझता है चिल्ड वाटर, पीते हो आप ठंडी के दिनों में। ठीक है, जो कि हानिकारक होता है हमारी हेल्थ के लिए, गर्मी के दिनों में, सॉरी, हानिकारक होता है हमारे लिए चिल्ड वाटर। तो पहला बीकर है उसमें वाटर जो रहता है चिल्ड वाटर है, ऑब्वियसली उसका टेम्परेचर होगा नियर अबाउट 4-5 डिग्री सेल्सियस। दूसरा जो बीकर है उसमें जो पानी है 50 डिग्री सेल्सियस है, कुनकुना पानी है। ठीक है, अब आप बताओ, दोनों ही बीकर पानी में मैंने सेम अमाउंट ऑफ हीट पास किया। 10 मिनट इसको दिया तो 10 मिनट उसको हिट किया, धीरे धीरे सब में सेम अमाउंट ऑफ हीट 10-10 मिनट के लिए दोनों में दिया। अब मुझे बताओ कि एंट्रोपी चेंज किसमें ज्यादा होगा? क्या आंसर होना चाहिए, बीकर 1 या बीकर 2, चिल्ड वाटर वाला या कुनकुना पानी वाला? तो मेरे हिसाब से तो आंसर होना चाहिए चिल्ड वाटर वाला। क्यों होना चाहिए चिल्ड वाटर वाला आंसर? देखो इसके पीछे एक कारण है। भाई चिल्ड वाटर वाला जो था उसकी एंट्रोपी बहुत कम थी, बट जो कुनकुना पानी था उसकी एंट्रोपी ऑलरेडी बहुत ज्यादा थी। उसको आपने थोड़ी और बढ़ा दिया तो इतनी बढ़ गई, तो डिफरेंस इतना हुआ।
पहले इतनी थी, बाद में इतना बढ़ गया, डिफरेंस इतना हुआ। लेकिन चिल्ड वाटर की एंट्रोपी इतनी थी, आपने हिट दिया वो इतने बढ़ गई, डिफरेंस बहुत बड़ा हुआ। डेल्टा एस टोटल किस में ज्यादा होगा, सॉरी डेल्टा एस चेंज इन एंट्रोपी किस में ज्यादा होगा, डेल्टा एस होगा चिल्ड वाटर वाले केस में। यानी इसका मतलब डेल्टा एस चेंज इन एंट्रोपी अगर चाहिए तो टेम्परेचर शुड बी लो। इन दोनों को अगर अगर मैंने कंबाइन कर लिया तो डेल्टा एस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू या क्यू ई अपॉन टी, तो यहाँ पर क्यू रिवर्सिबल। समझ में आ गया, ये बन गया हमारा एक डेफिनेशन, इसको बोलते हैं क्वांटिटेटिव डेफिनेशन ऑफ, क्वांटिटेटिव डेफिनेशन ऑफ एंट्रोपी इसको बोला जाता है। तुम्हारे बुक में भी ये टॉपिक डाला हुआ है डेल्टा एस टोटल, तो वहां पर अब देखो कुछ ऐसी भाषण दिया हुआ है आपको, ऐसी ऐसी बातें दी हुई है जो मैंने समझाया वैसी बातें। तो अगर समवन आस्क यू कि व्हाट इज द क्वांटिटेटिव डेफिनेशन ऑफ एंट्रोपी, देन राइट दिस वन। व्हाट इज पूछा तो ये करो, एक्सप्लेन बोला तो ये लिखना प्लस एक्सप्लेनेशन करना। इतना आपको नहीं भी लिखोगे तो चलेगा, कोई लिखने की जरूरत नहीं है आपको, इतना ही आता है आपको, ठीक है। ये तो मैंने समझाते समय आपको यूज किया, अंडरस्टूड। तो ये थी बेटा हमारी क्वांटिटेटिव डेफिनेशन ऑफ एंट्रोपी। नाउ मैं अब बात कर रहा हूँ सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की। तो बेटा सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या बताता है, पहले सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के पहले हमको क्या जरूरत पड़ी थी, अगर एंट्रोपी एंड स्पॉन्टेनिटी की बात करूं मैं, ठीक है। इसके पहले याद है अपन ने देखे थे एक टॉपिक एनर्जी एंड स्पॉन्टेनिटी, ऐसी कुछ टॉपिक दिया था, एनर्जी एंड स्पॉन्टेनिटी टॉपिक दिया था, बराबर है ना। तो उस टाइम पे मैंने चेक किया था कि वेदर रिएक्शन इज स्पॉन्टेनियस और नॉट, ये हम डेल्टा एच की मदद से पता लगा सकते क्या, तो आंसर था नो, हम नहीं निकाल सकते, क्योंकि समटाइम्स एंडोथर्मिक रिएक्शन is spontaneous or sometimes exothermic reaction is spontaneous. So there is no sense between spontaneity and delta H. But here हम फिर वही सवाल उठा रहे हैं एंट्रोपी एंड स्पॉन्टेनिटी, यानी अब हम वहां पर सेंस नहीं मिला तो इधर ढूंढने आ गए कि भाई देयर इज स्पॉन्टेनिटी के बीच में कोई कारण है क्या, कहीं ऐसा तो नहीं कि ऐसी रिएक्शन जिसमें डेल्टा एच बढ़ता है वो स्पॉन्टेनियस है, या फिर ऐसा तो नहीं कि जो रिएक्शन जिसमें डेल्टा एस की वैल्यू कम होती है वो स्पॉन्टेनियस है। लेकिन बिलीव मी ऐसा कुछ नहीं मिला हमको, जब हम ढूंढने गए तो वी फाउंड दैट सम रिएक्शन इन विच डेल्टा एस वैल्यू इंक्रीजेस यानी एंट्रोपी इंक्रीजेस दे आर स्पॉन्टेनियस। जैसे आइस का बनता पानी स्पॉन्टेनियस है, यहाँ पर एंट्रोपी भी बढ़ रही है, डेल्टा एस पॉजिटिव है लेकिन स्पॉन्टेनियस है। बट देर इज सम ऑल्सो रिएक्शन जहां पर स्पॉन्टेनिटी कम होती है, सॉरी एंट्रोपी कम होती है लेकिन स्पॉन्टेनियस है। जैसे कि देखो गर्म पानी ठंडा हो रहा तो टेम्परेचर डाउन हो रहा ना भाई, हीट बाहर निकल रही है तो एंट्रोपी कम होगी कि नहीं होगी, यानी वहां पर एंट्रोपी कम हो रही है तो भी स्पॉन्टेनियस है। आइस पिघलना, यहाँ पर एंट्रोपी भी बढ़ रही है स्पॉन्टेनियस है। गर्म पानी ठंडा होना, यहाँ पर भी सॉरी डेल्टा एस निगेटिव है लेकिन एंट्रोपी कम, सॉरी सॉरी क्या बोल दिया मैंने, डेल्टा एस निगेटिव यानी एंट्रोपी कम हो रही है लेकिन तो भी स्पॉन्टेनियस है। यानी एक्चुअली यहाँ पर भी हमको कोई सेंस नहीं मिला, यानी डेल्टा एस पॉजिटिव हो या डेल्टा एस निगेटिव हो मे बी स्पॉन्टेनियस, तो रिएक्शन हो सकती है हमारी स्पॉन्टेनियस। समझ में आ गया, यानी देखो हम क्या कारण ढूंढने चले थे, अभी तक हमको कुछ मिला ही नहीं। हम ढूंढने चले थे कि भाई हमारी रिएक्शन जो होती है स्पॉन्टेनियस यानी ऑटोमेटिक होने वाली, जो अपने ओन बेसिस पे होती है, ऐसी रिएक्शन के पीछे कुछ रीजन है क्या। लेकिन हम गए एनर्जी के पास में, नहीं मिला, हम गए एंट्रोपी के पास में, नहीं मिला, तो इस टाइम पे हमारे काम आएगा सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स ये हमको बताएगा आंसर। तो सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का कहना क्या है, इसका बोलना है ड्यूरिंग अ स्पॉन्टेनियस रिएक्शन क्या बोल रहा हूं मैं, ड्यूरिंग अ स्पॉन्टेनियस रिएक्शन डेल्टा एस
total always increases। अरे जब जब कोई स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होती है, डेल्टा एस टोटल की वैल्यू बढ़ते 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 जाती है। समझ में आ रहा है? यानी डेल्टा एस टोटल is always greater than zero for spontaneous reaction। ऐसा किसका कहना है भाई? सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स का कहना है। अब सवाल ये उठता है कि डेल्टा एस टोटल क्या होता है? डेल्टा एस टोटल इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ डेल्टा एस सिस्टम प्लस डेल्टा एस सराउंडिंग। डेल्टा एस सिस्टम और सराउंडिंग को जोड़ो तो आपको मिलेगा डेल्टा एस टोटल। ठीक है, अब डेल्टा एस सिस्टम सराउंडिंग क्या होता है ये भी बता देता हूं। जैसे इस बीकर है, इस बीकर में आपने रखा है पानी, ये बीकर का एरिया हो गया सिस्टम और उसके बाहर का एरिया हो गया सराउंडिंग। तो सिस्टम का भी डेल्टा एस होता है, सराउंडिंग का भी डेल्टा एस होता है, बराबर है कि नहीं? भाई सिस्टम की एंट्रोपी चेंज हो सकती है तो सराउंडिंग की भी हो सकती है ना। अब अगर तुमने गर्म पानी एटमॉस्फेयर में रख दिए तो उसकी हीट बाहर जा रही है ना, तो बाहर का टेम्परेचर बढ़ रहा है, आजू बाजू का टेम्परेचर बढ़ रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि बाहर का एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर बढ़ेगा तो वहां की एंट्रोपी भी बढ़ेगी। आपके पानी की एंट्रोपी कम हो रही है, बात सही है, लेकिन बाहर का एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर बढ़ रहा है। जैसे कि एक और एग्जांपल बताता हूँ आपको। आपने जैसे आपके पास में एक बड़ा सा, इतना बड़ा लोहे का गोला है, ठीक है, गोला बोल सकते हैं हम या बॉल बोल सकते हैं, फुटबॉल बोल सकते हैं, जो बोलना है बोलो। इतना बड़ा मेरे पास आयरन का बॉल है, हमारा छोटा सा कमरा है 10 बाय 10 का, ठीक है। उस कमरे में मैंने बीचों बीच में लाके उस लोहे के बॉल को अच्छा रेड हॉट करके लाके रख दिया। अब उस कमरे में बैठने वाले लोगों को गर्मी लगेगी क्या, आप बताओ? बॉल लाने के पहले उस कमरे का टेम्परेचर कम था, बॉल लाने के बाद उस कमरे का टेम्परेचर बढ़ गया, यानी उस कमरे में जो लोग बैठे उसको हीट फील होंगी। इसका मतलब क्या हुआ? कमरे का टेम्परेचर बढ़ा, कमरे का टेम्परेचर बढ़ा तो कमरे की एंट्रोपी बढ़ी, बॉल ठंडा हुआ, बॉल की एंट्रोपी कम हुई, तो एक की एंट्रोपी कम हुई तो दूसरी की बढ़ती है, सिस्टम की कम हुई तो सराउंडिंग की बढ़ेंगी, सराउंडिंग की कम हुई तो सिस्टम की बढ़ेंगी। ऐसा कुछ ना कुछ ये दोनों एक दूसरे के रिलेशन में रहते हैं, इसीलिए सिस्टम और सराउंडिंग को जोड़ के बनता है डेल्टा एस टोटल। इसकी बात किया था हमारे सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स ने, और इसका बोलना ये था कि ड्यूरिंग स्पॉन्टेनियस रिएक्शन डेल्टा एस टोटल ऑलवेज इंक्रीजेस। समझ में आया? क्लियर है? तो ये था हमारा सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। ये कंसेप्ट बिल्कुल याद कर लो आप। अब ये कंसेप्ट को हम प्रूफ करेंगे हमारे नेक्स्ट लेक्चर में। नेक्स्ट लेक्चर में इससे रिलेटेड मैं क्वेश्चन लेने वाला हूँ, और फिर उसके बाद वाला लास्ट 2 लेक्चर इज द लास्ट 2 लेक्चर फॉर दिस लेसन थर्मोडायनामिक्स के। आज मैंने 12वां लेक्चर बनाया, 13 और 14 लेक्चर खत्म, उसके बाद में कोई थर्मोडायनामिक्स नहीं। उसके बाद में आपको अपने टेक्स्ट बुक के अनसॉल्व क्वेश्चन सॉल्व करना है और मुझे भेजना है। ठीक है बच्चों, तो आज का हमारा साथ यहीं तक रहेगा। थैंक यू सो मच। ओके, बाय बाय, हैव ए नाइस डे, नमस्ते।